आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। महाकुंभ में समापन के बाद दोनों के बीच ये पहली मुलाकात है। पीएम मोदी और सीएम योगी के इस मुलाकात के दौरान कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं माना जा रहा है कि जिन 3 प्रमुख मुद्दों पर पीएम और सीएम के बीच वार्ता होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई में संगठित फेरबदल, जिला अध्यक्षों के चयन और कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की थी, जिसमें संगठन बदलाव और महाकुंभ समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई थी। तो वहीं आपको बताते चले कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है चर्चा। वहीं आपको बताते चले सीएम योगी पीएम से करेंगे मुलाकात, साथ ही महाकुंभ समापन के बाद ये पहली मुलाकात होगी। कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है चर्चाएं। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। बताते चले कैबिनेट विस्तार को लेकर कई चर्चाएं हो सकती हैं। चर्चाएं सीएम योगी से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। सीएम योगी करेंगे मुलाकात, महाकुंभ समापन के बाद पहली मुलाकात। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को रविवार तड़के एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। जानकारी के अनुसार बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। तो वहीं धनखड़ को सुबह करीब 2 बजे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों का एक ग्रुप उनके लिए स्वास्थ्य पर नजर बनाए रख रहा है। तो वहीं धनखड़ को एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजीव नारंग की देखरेख में सीसीयू में भर्ती कराया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स भर्ती, सीने में दर्द और घबराहट के चलते उन्हें भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिवंगत बीजेपी नेता अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने संगीता जेटली के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें सांत्वना भी दी। आपको बता दें कि अरुण जेटली भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण नेता थे, जिनका निधन 2019 में हुआ था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मुलाकात को व्यक्तिगत शोक संवेदना का इजहार करने का एक कदम बताया। संगीता जेटली ने मुख्यमंत्री की इस भावना का आभार व्यक्त किया। तो वहीं जेटली परिवार से ने उनको शोक संवेदनाएं दी। सीएम रेखा गुप्ता ने संगीता जेटली से की मुलाकात। दिल्ली सीएम ने संगीता जेटली को दिया सांत्वना। जेटली परिवार से मिलकर शोक किया व्यक्त। सीएम रेखा गुप्ता ने संगीता जेटली के घर जाकर उनसे मुलाकात की, साथ ही उनको अपनी संवेदनाएं दी। और आपको बताते चले जेटली परिवार से मिलकर उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया। सीएम रेखा ने संगीता जेटली से की मुलाकात, उनके घर पहुंच उनसे बातचीत की।
तो वहीं महिला दिवस पर दिल्ली सरकार के महिला समृद्धि योजना को लॉन्च किया। तो आज सीएम रेखा ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ मिलकर महिला बाइक रैली की हरी झंडी दिखाई। तो इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि शक्ति से समृद्धि ये बाइक रैली का आयोजन हुआ है। उन्होंने बाइक रैली को दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए गर्व की बात बताई। उन्होंने इस बाइक रैली के उद्देश्य को भी शेयर किया, जिसमें सीएम ने कहा कि हादसे न जो डर दिल्ली की बेटियों के मन में बैठाया था, ये बाइक रैली उस डर को आगे जीत लेगी। ये एहसास देने के लिए आज से बाइक रैली का आयोजन हो रहा है। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी, बाइक रैली डर के आगे जीत। दिल्ली में बाइक रैली का आयोजन, जिसमें सीएम रेखा ने शिरकत की, साथ ही उसे हरी झंडी भी दिखाई। महिलाओं को डर के आगे जीत का एक प्रतिरूप बनेगा ये रैली, महिलाओं को हिम्मत देगा। दिल्ली में बाइक रैली का आयोजन, जहां सीएम रेखा गुप्ता पहुंची, साथ ही उन्होंने इस रैली को हरी झंडी दिखाई। महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर ये एक और पहल। दिल्ली में बाइक रैली का आयोजन, जहां सीएम रेखा ने रैली को दिखाई हरी झंडी। बाइक रैली डर के आगे जीत का प्रतीक। दिल्ली में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां सीएम रेखा गुप्ता पहुंची, साथ ही उन्होंने से हरी झंडी दिखाई, महिलाओं को समर्थन किया। बाइक रैली के जरिए लोगों को बताना चाहा, महिलाएं अब डर के नहीं रहेंगी। सीएम रेखा ने रैली को दिखाई हरी झंडी। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 2 पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त व्यक्तित्वों के संत कबीर कुटीर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने साहित्यकार सतराम देशवाल और पैरालिंक स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर को विशेष सम्मान दिया। मुख्यमंत्री ने दोनों को पद्मश्री सम्मान के लिए बधाई दी और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सतराम देशवाल और हरविंदर को उनके योगदान के लिए सराहा और राज्य के लिए उनकी सेवाओं को महत्वपूर्ण बताया। तो वहीं आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत बनाम न्यूजीलैंड में मैच पर कहा, ये हम सभी के लिए बहुत खास दिन है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है, उससे 25 साल बाद का बदला जरूर लिया जाएगा। जिस तरह से खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है, वे अपने खेल के जरिए भारत को गौरवान्वित करेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का मुकाबला, जहां सीएम मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। वहीं तो 25 साल का बदला जरूर लिया जाएगा, ऐसा सीएम मोहन यादव ने कहा। साथ ही आपको बताते चले, उन्होंने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का मुकाबला, जहां सीएम पहुंचे और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। भारत को गौरवान्वित करेगा ये खेल के जरिए। तो आपको बताते चले, उन्होंने कई बातें भी कहीं, कई अहम बातें भी कहीं। उनसे 5 साल का बदला जरूर लिया जाएगा। सबके लिए बहुत एक अलग प्रकार का दिन है। मैं मान के चलता हूँ निश्चित रूप से भारत की टीम सब प्रकार के जिस ढंग से उन्होंने प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से 25 साल का बदला लिया जाएगा। और हमारे खिलाड़ियों ने अपनी जिस ढंग से मेहनत की है, फाइनल तक पहुंचे हैं। हम सबकी उम्मीदों पे बाबा महाकाल कृपा करेंगे और निश्चित रूप से खिलाड़ी अपने खेल के माध्यम से भारत का गौरव बढ़ाएंगे। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। यहां मैनचेस्टर में उन्होंने शनिवार को नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय समुदाय को व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि इस वाणिज्य दूतावास के वास्तव से उस युग की तैयारी के रूप में सींचे। तो हम स्पष्ट रूप से आने वाले समय के संबंधों में बहुत बड़ी उछाल की उम्मीद कर रहे हैं। मेरा अनुभव यह है कि जब भी मैं कोई आंकड़ा लेकर आता हूं तो कोई मुझे बड़ी संख्या के साथ सही कर देता है। Now, already I can see, Manchester is hugely invested in India and the other way around. I'm told that the trade with this region is about 700 million pounds, but there are more than perhaps 300 Indian firms here. By the way, my experience is anytime I come up with a statistic, somebody corrects me with a larger number. So I came in here with a number for the size of the community, but after hearing you, I decided to keep it to myself. Because apparently the community has grown since we last assessed it. So whether it's the students, whether it's the community, whether it's the Indian companies here, whether it's the Manchester-India partnership. So there is really a lot going for us in this region, and when you are that invested, it is really, I think, common sense that we should have a diplomatic consular presence here. So I'm very confident that the establishment of this consulate would give a fillip to the relationship. In fact, the first time we met, the Deputy PM raised two issues, which was one the consulate, the other. तो वहीं सीतापुर में पत्रकार की सरेराह गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घटना के तुरंत बाद सीतापुर में पत्रकार को सरेराह गोली मारकर हत्या करने का ये मामला सामने आया है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने 3 लेखपालों समेत 8 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। पुलिस प्रशासन के तहत मामले की गहनता में जांच की जा रही है, जिससे आपको बता दें आईजी की स्पॉट टीम भी शामिल की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्पर है। तो वहीं प्रशासन ने जांच तेज कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नंदिनी भारद्वाज जुड़ चुके हैं। नंदिनी, क्या है ये पूरा मामला? जी पूजा, ये सीतापुर का मामला है। सीतापुर में आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या की खबर मिल रही है। इनकी हत्या पर जो एसएसपी हैं वो ये कह रहे हैं मौके पर कि टीम जांच कर रही है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन ये जो पूरी वारदात होती है ये कल दोपहर करीब 3:30 बजे की है, जब लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास जो ओवरब्रिज बना हुआ है वहां पर बाइक सवार अचानक आते हैं और राघवेंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। हमलावरों ने इतनी फायरिंग की कि 3 गोलियां उनके राघवेंद्र के कंधे पर लगी हैं और सीने में लगी, और मतलब फिल्मी स्टाइल में ये सभी बदमाश आते हैं हमलावर बाइक पर और गोलियां मतलब बंदूक लहराते हुए बाइक से फरार हो जाते हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची थी और स्थानीय लोगों ने भी घटना की खबर पुलिस को जब दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। राघवेंद्र को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस भी काफी तलाश कर रही थी कि आखिर ये घटना हुई कैसे और क्या इस घटना के पीछे कोई सियासी रंजिश थी तो फिर किस कदर किन किन लोगों की इसमें शामिल होने की संभावना है, इस बाबत पुलिस भी तमाम जांच कर रही है। लेकिन ये घटना जब से हुई है तो पूजा इलाके के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनमें रोष व्याप्त है। जी, क्या पुलिस को किसी तरीके का लीड अभी तक मिला है?
लीड की बात करें तो घटना का अभी स्पष्ट कारण भी नहीं पता चल पाया है पूजा कि आखिर ये घटना हुई क्यों। लेकिन चूंकि एक राष्ट्रीय अखबार के पत्रकार की गोली मारकर इस तरीके से हत्या करना निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है कि इस तरीके से पत्रकारों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं और राघवेंद्र पर फायरिंग होती है और फिर हमलावर बाइक से फरार हो जाते हैं। पुलिस को अभी तक उन जो आरोपी थे उनका पता नहीं चल पाया है। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है वो तमाम पुलिस खंगाल रही है। लेकिन राघवेंद्र चूंकि परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 8 साल की बेटी अस्मिता है और उनका बेटा एक आराध्य है, तो उन लोगों की स्थिति अभी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बेकार बनी हुई है, बुरी बनी हुई है। दो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन लीड की बात आप जहां तक पूछ रही हैं, अभी पुलिस को फिलहाल कुछ नहीं ऐसा स्पष्ट अभी साफ तौर पर उन्होंने बताया है। हालांकि जांच करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल लीड बतौर ऐसा कुछ अभी साफ नहीं हुआ है। जी पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते शनिवार को खुले मंच पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को एक बड़ा संदेश दिया। खड़गे ने कहा, अगर शिव कुमार और सिद्धरामैया साथ हैं तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अगर वे अलग हैं तो मुश्किलें होंगी। हम चाहते हैं कि वे एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़े। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर चल रही सत्ता संघर्ष की खबरों के बीच खड़गे ने दोनों नेताओं के राज्य के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। साथ ही खड़गे ने मंच पर इशारे से ये भी कहा कि जताया कि अगर दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं तो ये राज्य के लिए सही होगा, लेकिन अगर वे अलग अलग दिशाओं में गए तो कठिनाई होगी। तो वहीं अमेरिका में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। इस बार दक्षिणी कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक श्री स्वामी नारायण मंदिर पर अपवित्र किया गया को इसकी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। पिछले कुछ महीनों में बस इस तरह की दूसरी घटना है, जहां BAPS स्वामी नारायण मंदिर प्रबंधन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत का एक और प्रदर्शन करते हुए कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में उनके मंदिर को निशाना बनाया गया है। इसके आगे कहा कि समुदाय कभी भी नफरत को जड़ नहीं जमाने देगा। अमेरिका में फिर हिंदू मंदिर पर हुआ हमला। तो वहीं अंसल ग्रुप के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी है। अब सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली में कई आवंटियों के FIR दर्ज किए गए हैं। इन FIR में अंसल के डायरेक्टर प्रणब अंसल, चेयरमैन सुनील अंसल और अन्य अधिकारियों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। FIR में आरोप है कि अंसल ग्रुप ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर भूखंड का कब्जा नहीं दिया, जबकि हाईटेक टाउनशिप में विला बुक करने पर पैसा लिया गया, लेकिन विला नहीं दिया गया। इसके अलावा प्लॉट बुक करने पर कंपनी ने पैसा हड़प लिया, लेकिन कब्जा नहीं दिया। आपको बता दें, अंसल ग्रुप पर अब तक 6 FIR दर्ज हो चुकी है। अंसल पर धोखाधड़ी के आरोप, अंसल ग्रुप ने हड़पा, पैसा नहीं दिया, कब्जा। अंसल ग्रुप के खिलाफ नई 6 FIR दर्ज। अंसल पर धोखाधड़ी के आरोप, साथ ही 6 FIR भी दर्ज हो चुकी है। लोगों ने कहा अंसल ग्रुप ने हड़पा पैसा लेकिन नहीं दिया, कब्जा। अंसल पर धोखाधड़ी के आरोप लगातार लगते हुए तो वहीं मथुरा में ताबड़तोड़ पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। इस मुठभेड़ में 6 मार गैंग का 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक असद पर 36 से ज्यादा मुकदमे थे और लगातार पुलिस उसे ढूंढ रही थी। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर वहां पहुंची और इलाके की घेराबंदी की। तो वहीं बदमाशों को जैसे ही पुलिस के आने का आभास हुआ तो वे वहां से भागने लगे। बदमाशों ने इसी बीच फायरिंग करने की शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली असद को लग गई और मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस तुरंत उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच अंधेरे का फायदा उठाते हुए असद के 3 साथी फरार हो गए। तो वहीं पुलिस की टीमें कई उनकी तलाश में छापेमारी कर रही हैं। वहीं पुलिस को असद के पास से कई अत्याधुनिक हथियार, ऑटोमेटिक गन, पिस्टल, खोखा और जिंदा कारतूस मिले हैं। वहीं डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने घटना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि छहमार गिरोह का कुख्यात अपराधी, जिस पर 1 लाख का इनाम भी है, जिसका नाम फाती है, वो अपने 3 अन्य साथियों के साथ थाना हाईवे क्षेत्र के एटीबी से महोली गांव जाने वाली सड़क के कृष्णा कुंज कॉलोनी के पास के एक मकान में देखा गया है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ वहां रश किया गया और उस जगह की आइडेंटिफाई करके घेराबंदी की गई। घेराबंदी का पता चलते ही देखते ही उन अपराधियों ने अंधाधुंध पुलिस टीम पे फायरिंग की और आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे तत्काल पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शेष अपराधी वहां से फरार हो गए। उनके लिए अभी भी पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है। तो वही राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 दिन तक चलने वाले आईफा अवार्ड्स 2025 का शानदार आगाज हुआ। इस समारोह में शामिल होने के लिए बॉलीवुड जगत के तमाम हस्तियां गुलाबी नगर पहुंचे। ये हस्तियां 8 और 9 मार्च को होने वाले इस प्रोग्राम का गवाह बनने के लिए जयपुर पहुंची हैं। सेलेब्स की लंबी लिस्ट से सबसे चहेते चेहरे शाहरुख खान, बॉबी देओल, कार्तिक आर्यन, करण जौहर, शाहिद कपूर, नोरा फतेही, करीना कपूर, श्रेया घोषाल, म्यूजिक जोड़ी सचिन जिगर का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि शनिवार को जयपुर आईफा और डिजिटल अवार्ड्स 2025 समारोह की शुरुआत हो गई। इस दौरान मौके पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुलाबी नगरी में सिनेमा जगत के आए सभी लोगों का स्वागत किया। तो वहीं जयपुर में आईफा अवार्ड्स 2025 का जश्न शुरू हो गया है। सेलिब्रिटी इस पहले नोरा फतेही ने आईफा अवार्ड्स में अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल किया। तो वहीं पिंक सिटी में तमाम बॉलीवुड हस्तियां पहुंच चुकी हैं, जहां श्रेया घोषाल ने दी पहली प्रस्तुति। साथ ही नोरा फतेही ने वहां अपना डांस प्रैक्टिस भी किया। आईफा अवार्ड्स 2025 की शुरुआत सेलेब्स की लंबी लिस्ट में सबसे चहेते चेहरे जो थे शाहरुख खान, बॉबी देओल, कार्तिक आर्यन, करण जौहर, शाहिद कपूर जैसे कई बॉलीवुड सेलेब्स का नाम इसमें शामिल है। आपको बता दें शनिवार को जयपुर में आईफा डिजिटल अवार्ड्स 2025 समारोह की शुरुआत हो गई। इस दौरान मौके पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुलाबी नगरी में सिनेमा जगत के आए सभी लोगों का स्वागत भी किया। तो वहीं जयपुर में आईफा अवार्ड्स 2025 का जश्न शुरू हो चुका है, जहां सेलिब्रिटी से पहले नोरा फतेही ने आईफा अवार्ड्स में अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल किया। तो वहीं चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के बीच दुबई से मुकाबला होने वाला है। इस अहम मैच में पहले चंडीगढ़ के लोगों ने अपनी टीम की जीत के लिए विशेष प्रार्थना की और न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की जीत के लिए लोगों ने हवन किया। जीत के लिए